नमस्कार स्टूडेंट्स। बीकॉम सेम 4 के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं अप्रैल 2017 एंड 2018 गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं विथ वर्किंग। अप्रैल 2017 में सबसे पहला क्वेश्चन था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। अब ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इज ₹32। सो 32 पैसे पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 150 किलोमीटर। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इज 40% ऑफ फेयर इनकम। व्हाट विल बी द बस फेयर? बस फेयर कितना होगा? अच्छा, ये गलती हो गई है स्पेलिंग में, है ना। चले कोई बात नहीं, देखते हैं। 150 किलोमीटर डिस्टेंस है और पर पैसेंजर किलोमीटर यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाओगे 32 पैसे कॉस्ट होगी और हमें 150 किलोमीटर लेके जाना है। सो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 48 रुपीज। 150 इंटू 0.32, सो 48 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 40% ऑन इनकम बोला है। सो हम अज्यूम कर लेंगे, सपोज इनकम है आपकी 100 और प्रॉफिट है आपका 40% ऑफ इनकम, सो आपकी कॉस्ट होगी 60। तो हम कह सकते हैं जिसकी कॉस्ट 60 होती है उसका प्रॉफिट 40 होता है इसके बेस पे। तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी है? 48। सो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 32 रुपीज। सो 32 रुपीज हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। सो 48 कॉस्ट में प्रॉफिट 32 ऐड कर दीजिए। सो आप किराया ले सकते हो 80 रुपीज। सो 80 रुपीज आपका आंसर होगा। सो याद रखना, आपको कॉस्ट दी गई थी और प्रॉफिट मार्जिन था ऑन इनकम। सो ये याद रखना। सी द क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम कॉस्ट ₹75,000, कन्वर्जन कॉस्ट ₹1,20,000 and total factory cost 1,50,000 are occurred for the production of 500 units in a company. The cost of direct labor is। अब देखिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करते हो ना, उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका टोटल। फिर से बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को मिला दीजिए, उसे बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। याद रखिए, उसमें मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस ऐड होता है। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। सो ये 3 एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, वैसे कॉस्ट दी गई है और हमें क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट लेबर के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलती है, आप सबको पता है वो स्टेटमेंट यूनिट कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट का। प्राइम कॉस्ट जो होती है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए, है ना। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड कर दोगे, फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये 3 का टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट है 75,000, फैक्ट्री कॉस्ट है 1,50,000। सो फैक्ट्री कॉस्ट है 1,50,000, प्राइम कॉस्ट है 75,000। सो हमें फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस मिल जाएगा। यस सर, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस मिल गया और उसकी अमाउंट कितनी है? 75,000। 150 माइनस 75 कर देंगे ना, 75,000 ही बचेगा। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस मिल गया। अब कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, उसमें मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। डायरेक्ट वेजिस आता है यानी डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप ये समझिए वो नहीं है, और फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस यानी डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, इन 3 को मिला दीजिए, इसे बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा।
सो कन्वर्जन कॉस्ट आपके पास 120 है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस आपने कैलकुलेट किया 75,000। सो आपको डायरेक्ट लेबर उसकी अमाउंट मिलेगी 45,000। देखिए यही क्वेश्चन 2018 में भी मिलेगा। तो 2017 में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। सो आपका आंसर हुआ 45,000। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग कॉस्ट अकाउंट इज, आप क्यों कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करते हो? डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। यस, आपको याद होगा जितने भी आंसर्स हमने कैलकुलेट किए हैं सब में कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके लास्ट में सेलिंग प्राइस डिसाइड करते थे। सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस टू कीप कंट्रोल ओवर कॉस्ट। यस, यूनिट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट बनाने से आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट। यस, ये भी मिलता है आपको। सो ये तीनों आंसर है इसके, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। सो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम कॉस्ट अकाउंट्स इन सब के लिए मैनेज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आर ₹2,500। देखिए एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,500 एंड एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 3,125। इट विल बी कंसिडर्ड एज, मुझे बताइए ये अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या ओवर एब्जॉर्प्शन? कहीं बार आपने लिखा था, देखिए एक्चुअल एक्सपेंस 3,125 है और एज पर कॉस्ट शीट एक्सपेंस कम है ना। अगर ओवरहेड एक्सपेंस कम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंडर रिकवरी, और अंडर रिकवरी का ही दूसरा नाम है अंडर एब्जॉर्प्शन। सो होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब क्या होगा वो कैलकुलेशन देखेंगे हम। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पी एंड एल अकाउंट। और एक्चुअल, देखिए पी एंड एल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल होती है 3,125। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है ओवरहेड एक्सपेंस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और यू से रिकवरी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यू से एब्जॉर्प्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। और वो 2,500। सो कितनी अंडर रिकवरी हुई, और यू से अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस 625। तो हम कह सकते हैं 3,125 हमारा एक्चुअल एक्सपेंस था और अंडर रिकवरी हुई 625। सो 100 के हिसाब से कितना, सो 20% अंडर एब्जॉर्प्शन। ये आंसर है आपका, अंडर एब्जॉर्प्शन 20%, और इसे अंडर रिकवरी। एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन फिनेंशियल अकाउंट। देखिए बैंक इंटरेस्ट फिनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कमीशन रिकॉर्ड होता है, रेंट ऑफ ओन हाउस ये रिकॉर्ड नहीं होता। और ये 2019 और 2022 में भी है, और 2019 और 2022 दोनों के एमसीक्यूज के वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। ऑफिस सैलरी ये भी फिनेंशियल अकाउंट में होता है। नेक्स्ट, नंबर 6, in a factory, the annual batch consumption of materials is 9,720. The setting up cost, etc. is ₹12. Annual interest rate is 10%. The carrying cost of one unit is ₹8. Find out economic batch size. देखिए ये जो इकोनॉमिक बैच साइज फाइंड करनी होती है ना, आपको याद होगा आपने जब कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर आता था मटेरियल करके, और मटेरियल में एक पॉइंट आता था ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता था इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और उसकी फॉर्मूला आप लिखते थे अंडर रूट में 2AO/C। याद आया कुछ? वही फॉर्मूला इसमें यूज करनी है इकोनॉमिक बैच साइज में। चलिए देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है अंडर रूट में, उसमें लिखते थे आप 2AO/C, इसमें हम लिख रहे हैं 2US/C। सो एनुअल कंजम्पशन आपका जो भी है, ये लिखा है ना, तो एनुअल बैच कंजम्पशन, वो यूजेज, यू मीन्स यहाँ पे यूजेज 9,720, आपका यूज कितना हो रहा है,
और फिर एस का मतलब है सेटिंग अप कॉस्ट। एस का मतलब क्या है? सेटिंग अप कॉस्ट 12 रुपीज। सो 2 मल्टीप्लाई 9720 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो रही है, या फिर उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट 10% है और द कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹8। सो कहने का मतलब है कि 1 यूनिट 8 मल्टीप्लाई 10%, सो ये हो जाएगा 80 पैसे, 8 इंटू 10%। और इसका सोल्यूशन जब आप निकालोगे आपको आंसर मिलेगा 540। सो 540 यूनिट्स। याद रखना इकोनॉमिक बेस साइज की फॉर्मूला √2US/C। सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट, परसेंटेज है तो परसेंटेज करना है आपको। नेक्स्ट, in a job, material and wages are 200 and 100 respectively. Material and wages दे दिया है। Factory expenses are added at 60% of wages and administrative expenses are added at 25% of factory cost. देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो वेजेस के 60% है, एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री कॉस्ट के 25% है। इसका मतलब जैसे जैसे हम स्टेटमेंट बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये अमाउंट मिलेगी आपको। What will be the price of job if 20% profit on cost is expected? ये तो एक स्मॉल क्वेश्चन होना, उस हिसाब से आंसर आपको करना पड़ेगा। देखते हैं। देखिए ये पूरा मटेरियल गिवन था क्वेश्चन में 200, वेजीज गिवन है 100। सो दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखा है उसने, ये रहा फैक्ट्री एक्सपेंस 60% ऑफ वेजीज। सो वेजीज हमारी 100, उसका 60%। सो फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 360, उसका 25% होता है 90। सो प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गई हमें। अब और कुछ नहीं है इसमें, क्या किया है? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सो 450 का 20%, 450 का 20% 90 रुपीज होता है। ऐड कर दिया, सो प्राइस ऑफ जॉब इज 540। देखिए इस एमसीक्यूज में 54 बहुत सारे आंसर्स आते हैं। 540, फिर आगे भी हमने देखा 540 यूनिट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी 540 था, ये भी 540। Profit of a contract credited to P&L account is rupees 2,88,000. This amount is calculated on the basis of two-third of 80% cash receipt. Find out total of contract. अब आपको याद होना चाहिए कि हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट कैसे कैलकुलेट करते थे। जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते थे, फिर उसका डिफरेंस जो मिलता था उसे हम प्रॉफिट बोलते थे। यानी क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डिफरेंस मिलता है डेबिट साइड, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट के हम दो पार्ट्स करते थे। एक पार्ट लेके जाते थे P&L अकाउंट में और एक पार्ट लेके जाते थे वर्किंग प्रोग्रेस में। और P&L अकाउंट में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर होती है वो डिपेंड्स होता था, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो कुछ अलग था। यहाँ पे लिखा है 2/3 ऑन कैश बेसिस यानी 80%। सो हम ऐसे करते थे। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, आपका जो टोटल प्रॉफिट होता था उसका 2/3 इंटू 80%, ये करते थे। क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। देखिए फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये फाइंड करना है। ये हमें दे दिया है प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, ये लिखा है देखिए प्रॉफिट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट 288। सो यहाँ पे 288 रख दीजिए। 2/3 80% तो है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों अमाउंट जब सामने जाएगी तब जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और फिर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। टोटल प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5,40,000। फिर से आया आंसर 54 यानी 5,40,000। एस्केलेशन क्लोज मीन्स, एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? आप मॉल में जाते हो तो एस्केलेटर होता है ना, जो आपको ऊपर लेके जाता है ना? वही इसका मीनिंग है। जब किसी भी प्राइस में हाइक होता है, क्या होता है? प्राइस हाइक। जैसे वो आपको ऊपर लेके जाता है, ये प्राइस बढ़ गई। सो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू प्राइस हाइक। आपके मटेरियल और लेबर की प्राइस जब बढ़ जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को भी इंक्रीज किया जाता है। और ऐसा एक क्लोज है जिस क्लोज का नाम दिया गया है एस्केलेशन क्लोज।
So escalation clause means increase in contract price due to price hike in materials and labor. चलिए जल्दी से 2018 के एमसीक्यूज देख लेते हैं। रिपीटेड एमसीक्यूज बहुत सारे होंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। Find out the monthly ton kilometers from the following information. Labdhi Transport Company carries goods from one city to other city, covering a distance of 40 kilometers each way. On outward trip, freight is available to the extent of full capacity. इसका मतलब 8 tons. So आपके जो भी ट्रक है या भी आपका जो भी ट्रक व्हीकल है उसकी कैपेसिटी है 8 tons. सो जब वो जाता है ना तब फुल कैपेसिटी से जाता है, 8 टन लोड करके आप जाते हो। एंड ऑन रिटर्न ट्रिप एट 50% कैपेसिटी, जब वापिस आता है तब 4 टन लोड लेके आता है। डेली 1 राउंड ट्रिप इज पॉसिबल। एक ही ट्रिप होती है राउंड ट्रिप, जाने का और आने का। 40 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है और 40 किलोमीटर वापिस आना है। द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। कैलकुलेट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट द मंथली टन किलोमीटर्स। चलिए इसमें क्या होगा, आपको आउटवर्ड और रिटर्न दोनों के किलोमीटर्स टन किलोमीटर्स अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आउटवर्ड में आपका लोड अलग है और रिटर्न में आपका लोड अलग है ना। देखिए ये आउटवर्ड, जब आप जा रहे हो 40 किलोमीटर्स 25 डेज, क्योंकि मंथली 25 डेज आप काम करते हो, सो 25 डेज 40 किलोमीटर्स जाओगे 8 टन लोड लेके और 100% लोड होगा आपका, सो 8000 टन किलोमीटर्स। लेकिन जब वापिस आओगे तब 40 किलोमीटर्स वापिस आओगे 25 डेज, लेकिन 8 टन 100% नहीं होगा, वो 50% होगा। सो 4000 टन किलोमीटर्स वो, सो आपका आंसर हुआ 12,000। सो 12,000 टन किलोमीटर मंथली टन किलोमीटर्स फॉर 12,000 किलोमीटर्स। इसमें जाने का और आने का सेपरेट कैलकुलेट किया है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट पैसेंजर किलोमीटर और पैसेंजर passenger kilometer fare for a bus of Kirit Travel Company from the following information. ओके और किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक 5000 पैसेंजर आ रहे हैं, 2 किलोमीटर तक 10,000, 3 किलोमीटर तक 8,000, 4 किलोमीटर तक 4,000 और 5 किलोमीटर टोटल जर्नी आपके साथ करेंगे 1000 पैसेंजर। फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी गई है, आपको पर पैसेंजर किलोमीटर फेयर फाइंड करना है, लेकिन मार्जिन कितना है 25% प्रॉफिट ऑन नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स का 25% याद रखना, नेट अर्निंग्स का है ये। चल पहले हम पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लें, ये मल्टीप्लाई करना है, याद होगा आपको, ये सब मल्टीप्लाई करके टोटल किया है, सो 70,000 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों है, सो आपकी कॉस्ट हो गई 6,30,000, 180 प्लस 450 630। सो 630 डिवाइडेड बाई 70,000 पैसेंजर किलोमीटर, सो पर पैसेंजर किलोमीटर हो गया 9 रुपीज कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट नहीं है, ऑन नेट अर्निंग्स है। और आपको ये याद होगा 25% और अर्निंग, और आप क्या कह सकते हो 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अगर ये पता नहीं है तो आपको याद होगा नेट अर्निंग्स को 100 एज्यूम कर लीजिए, 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75, सो 75 इक्विवेलेंट टू 9, सो 25 इक्विवेलेंट हाउ मच, सो 3 रुपीज मिल जाएगा। मैंने क्या बोला वो पता चला, यहाँ पे 100 एज्यूम कर लीजिए, तो ये होगा 25 और ये हो जाएगा 75। ओके सो 3 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया है, 12 रुपीज आपकी नेट अर्निंग है, सो नेट अर्निंग आएगी 12 रुपीज। Next one, in the year 2017, cost of materials and direct labor per unit were 200 and 400 respectively. In the year 2018, price of material will increase by 50%. यानी जो 200 था ना वो 50% इंक्रीज होके 210 50% 300 हो गया। ये 400 था वो डिक्रीज, लेबर कॉस्ट डिक्रीज बाय 7%, सो 400 का 7% रिड्यूस हो गया,
So what will be the overall increase in percentage in cost of both? So overall increase कितना हुआ? चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग आ गया है क्या? क्वेश्चन ये अलग आ गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आगे एक क्वेश्चन किया था हमने, वो डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 122 है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करना है। तो प्राइम कॉस्ट 1,22,000 है। कन्वर्जन कॉस्ट 3 लाख है। फैक्ट्री कॉस्ट 4,10,000 है। बिल्कुल कॉपी आंसर है, बिल्कुल कॉपी। ये आपने आगे सॉल्व किया था ना, देख लीजिए एक बार। क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट भी है, फैक्ट्री कॉस्ट भी है, सो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा आपको। अब फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया तो कन्वर्जन कॉस्ट की फॉर्मूला लिख दी, सो डायरेक्ट लेबर मिल गई। आगे हमने किया था 2017 में, कॉपी क्वेश्चन था। अच्छा, वो क्वेश्चन ये रहा। देखिए, मटेरियल 200, लेबर 400। अब इसमें 50% इंक्रीज और इसमें 7% डिक्रीज। सो अब 2018 में कॉस्ट हो गई मटेरियल की 300, डायरेक्ट लेबर 372। सो कितना हो गया? 672। सो हम कह सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इन ओवरऑल 72। 600 का 672 हुआ है। सो लास्ट ईयर हमारी कॉस्ट थी 600, इंक्रीज हुआ 72। सो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 के हिसाब से कितना। सो कैसे करेंगे? 72 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 600। सो हुआ 12%। सो आंसर आया 12%। ऐसा ही क्वेश्चन यूनिट कॉस्टिंग में भी होता है। यूनिट कॉस्टिंग में कई बार बोला जाता है कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस विल इंक्रीज in proportion of direct material and direct labor, combined cost of direct material and direct labor। तब ऐसे ही करना है, तब ऐसे ही करना है। यूनिट कॉस्टिंग में कई बार ये आता है। मैंने क्या बोला वो पता चला? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस विल इंक्रीज in proportion of combined cost of material and direct labor। तब यही परसेंटेज के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट वन। Number 5, which of the following items does not cause any difference between the profit disclosed by cost and financial books? देखिए, इसमें से ऐसा क्या है जिससे इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट और फाइनेंस? यूज ऑफ डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड होगी तो फिर वो तो डिफरेंस आएगा। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो जाएगी तो डिफरेंस आएगा। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज हायर्ड, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपको ऑनर को देना है ना। जो भी लैंडलॉर्ड होगा फैक्ट्री का, जो भी ऑनर है, उसको रेंट देना है, वो तो फिक्स्ड है। सो ये पार्ट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल दोनों बुक्स में एक ही अमाउंट से रिकॉर्ड होता है, इसलिए इट डज नॉट कोज एनी डिफरेंस। ओके, सो आंसर आएगा रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज हायर्ड। ये दोनों बुक में एक ही अमाउंट से रिकॉर्ड होता है। Financial account shows profit of 15,000. Following particulars are available for stock in cost accounts and financial accounts. ओपनिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का 24,000 एज पर कॉस्ट शीट, एज पर P&L अकाउंट 18,000 और क्लोजिंग स्टॉक 28 एंड 25। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट? देखिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट फिनेंशियल स्टेटमेंट है, याद रखना। सो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट 15,000 है। ज्यादातर आंसर्स आप जो करते हो ना, वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट से करते हो। और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट में जो सोचते हो ये ऐड करना है, ये लेस करना है, उससे उल्टा हो जाता है जब आप प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो, है ना। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में 24,000 है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखा जाता है, याद रखना। सो डेबिट साइड की आइटम कॉस्ट अकाउंट में आपने ज्यादा लिखी, इसलिए कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया होगा।
कितना कम हो गया होगा? 6000 ज्यादा लिखा कॉस्ट में, सो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसका भी प्रॉफिट कम कर देंगे। सो ये 6000 इसमें से माइनस करेंगे, 9000 बचेगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो क्रेडिट साइड की आइटम है। सो 25 यहाँ पे है, कॉस्ट में 28 है। सो कॉस्ट में क्या हो गया? 3000 ज्यादा लिख दिया तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। अब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, सो 3000 इसमें ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 6000 माइनस होगा, 3000 ऐड होगा। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट हो जाएगा 12000। सो 12000 आपका आंसर है। और ये याद रखना, देखिए आपके लिए मैंने लिख के रखा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट से स्टार्ट करना है। अगर वो बड़ा क्वेश्चन जो 14 मार्क्स में आएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट से स्टार्ट कीजिए। इतनी आइटम्स ऐड करनी है आपको। इनकम्स विच आर क्रेडिटेड इन पी एंड एल अकाउंट ओनली, जो सिर्फ पी एंड एल अकाउंट में है। फिर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस, इसको क्या बोला जाता है कि कॉस्ट शीट में एक्सपेंस ज्यादा है, ओवरहेड एक्सपेंस पी एंड एल में कम है। और डिफरेंस इन स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक किसमें, इसमें उल्टा होता है स्टॉक में, याद है ना? जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है पी एंड एल अकाउंट में और कॉस्ट शीट में कम है, बिल्कुल उल्टा इसमें। ये आप सबको याद रखना है, वैसे याद है सबको। ओके, नेक्स्ट वन। फिनेंशियल अकाउंट शो प्रॉफिट ऑफ 15,000, ये तो कर लिया हमने, नहीं? ओके। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये तो हो गया ना हमारा 12,000 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उसका कंसेप्ट सिमिलर है। यस, सिमिलर है, इट इज करेक्ट। जॉब कॉस्टिंग, अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। यस, आपको याद होगा जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग ये होता है कि एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप उसे काम करके देने वाले हो, उसकी हर एक कस्टमर के लिए कॉस्ट अलग होती है, इसलिए ईच जॉब की कॉस्ट शीट अलग बनती है। Batch costing is a variant of job costing. Yes, batch costing is a variant of job costing. But job costing can be more suitable in oil refinery industry. No, not at all. ये नहीं होता, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग यूज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर जॉब नंबर 999। देखिए, ये तो आपको आना चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट ड्रॉ करना है हमें। चलिए हम ड्रॉ ही कर। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट लेबर लिख दिया, प्राइम कॉस्ट मिल गई। वर्क्स ओवरहेड के लिए क्या लिखा है? 40% ऑन लेबर। याद होगा वर्क्स ओवरहेड का दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड, चौथा नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये सारे नाम याद रखना है, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एक ही बात है। 40% ऑन लेबर, सो लेबर का 40, वर्क्स कॉस्ट मिल गई। अदर एक्सपेंसेस दिए हैं 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, वो भी लिख दिए, कॉस्ट मिल गई। अब क्या लिखा है? 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेल्स तो है नहीं, अज्यूम कर लीजिए 100, सो प्रॉफिट 10, कॉस्ट 90। सो अगर कॉस्ट 90 है तो प्रॉफिट 10 है, तो हमारी कॉस्ट 1,08,000 है, तो प्रॉफिट कितना? ऐड कर दिया सेल्स। कितना इजी होता है ये जॉब, तो बहुत इजी है। एस्केलेशन, अभी बात हुई थी, एस्केलेशन क्लोज मीन्स इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू प्राइस हाइक इन मटेरियल एंड लेबर। ओके, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ₹50,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रोफार्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए आपको याद होना चाहिए, हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? जब ऑलमोस्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आया हो, तब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बेस पे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सर्टिफाइड वर्क दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला में रख देना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये तीनों अमाउंट यहाँ से मिल जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, 12,000 ये आंसर है।